हाफ ईयरली में मेरा स्कोर भी बहुत बेकार आता। मतलब ओवरऑल 85% के अराउंड। या भैया इंग्लिश का मतलब जब मैंने रिजल्ट देखा ना और 98 मार्क्स देखे तो मतलब मैं खुद एकदम सरप्राइज हो गई। बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है, पढ़ते तो सब जाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती गई, रिवीजन की क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सोशल मीडिया चलाने की मतलब हाँ, आदत थी, बहुत ज्यादा। तो फिर उसे कैसे डील किया? मतलब स्टार्टिंग में ना सब बहुत बोलते हैं कि अब आपकी 10th है, बोर्ड्स में हो, अब आप बहुत टफ पेपर आता है। तो ये सब तो कुछ नहीं है। मतलब पेपर देने के बाद समझ आ रहा था कि ऐसा भी कुछ टफ नहीं होता। अगर पढ़ा है अच्छे से तो फिर सब उसी के अंडर आएगा। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं अपने चक्रपाणी संस्थान की प्रिय बहन गुंजन से। 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम ने गुंजन ने 97% प्राप्त की है। तो आइए हम जानते हैं कैसे गुंजन ने ये मेहनत करके ये परसेंट प्राप्त की और किस तरह इस तरह का परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल गुंजन रहेगा कि क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था कि कभी इतनी परसेंट बन जाएगी? भैया पेपर के पहले तो मतलब ऐसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बन पाएगी। हाँ, लेकिन मम्मा पापा को रहता था। मतलब मम्मा स्टार्टिंग से मेरे से बोलती थी कि 95 प्लस ही इसकी परसेंटेज आएगी। मतलब 10th की शुरुआत में लगता था ऐसा? नहीं, तब तो बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं नहीं सोचा लगता था, था। बिल्कुल भी। एग्जाम जब पहला एग्जाम स्टार्ट हुआ था उसके पहले लगता था? नहीं, पूरे पेपर हो गए थे उसके बाद लगता था। हाँ, तब थोड़ा मतलब इतना ज्यादा तो फिर भी नहीं सोचा था। तब ये था कि हाँ 93 94 इतना है। घर वालों का मतलब क्या रिएक्शन रहा था जब रिजल्ट आया उसके बाद? काफी अच्छा रहा था। मतलब एक दिन पहले मैं खजुराहो से आई थी मामा जी के घर से। तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि कल रिजल्ट आने वाला है, तो एकदम से सरप्राइजिंग मोमेंट था। सबके कॉल पे कॉल आए जा रहे थे कि गुनी की कितनी परसेंटेज बनी है, गुनी की कितनी परसेंटेज बनी है। मतलब काफी अच्छा रहा था इस टाइम। तो जो तुमने बताया कि रिलेटिव के कॉल आ रहे थे, तो ये मतलब रिलेटिव भी इंतजार करते हैं तो एक बहुत ज्यादा उनको तो मतलब मुझे इतना नहीं था इंतजार जितना उन सबको था तो उसका कि एक अब अलग इसके प्रेशर टाइम। रहता होगा। बहुत ज्यादा था। वही ज्यादा लग रहा था मेरे को। तो गुंजन सीरियस पढ़ाई कब से चालू कर दी थी? हाफ ईयरली के बाद। हाफ ईयरली? तो हाफ ईयरली तक सीरियस पढ़ाई नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हाफ ईयरली में मेरा स्कोर भी बहुत बेकार आता। मतलब ओवरऑल 85% के अराउंड था। अच्छा, ठीक है। और मैथ्स में तो भी बहुत कम नंबर थे। हाँ। तो अब 48 थे। 48 48 से मार्क्स थे। डायरेक्ट 100 हाँ। पे जंप तो किया। अब सब्जेक्ट वाइज ही हम बात करने वाले हैं कि हाँ, मैथ्स में तुम्हारे पूरे 100 मार्क्स हैं, पूरे 100 में से 100 नंबर। तो सबसे पहले तो पहले मैं ये कह दूं कि पूरा क्रेडिट ऐसा ना देते हुए कि मैंने ही सब कर दिया। तो मतलब बच्चे ऐसा, व्यूअर्स को ऐसा क्या बता सकते हैं कि वो मैथ में क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरह मार्क्स ला सकते हैं? मैथ्स में मैं ये बोलना चाहूंगी, मतलब पहले तो कंसेप्ट एकदम क्लियर करना होता है। और उसके बाद प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने हाफ ईयरली के पहले बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उस वजह से शायद मेरा इतना लो स्कोर रहा था। उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की। तो जो अब अपने इधर चक्रपाणी में जितनी प्रैक्टिस सीट मिलती थी वो सब हो जाती थी? हाँ, मतलब कंटेंट तो आपका जितना था सब वही किया। अच्छा, और मतलब उसके अलावा ब्लाइंडली कोई बस जरूरत आपको नहीं फॉलो करते जा, पड़ा? हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक। अब बात करें गुंजन, साइंस में जनरली ऐसा रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन तुमने बिना कोई ऑफलाइन कोचिंग के ऑनलाइन मैथ से ही पढ़ के, और मुझे लगता है कोई ऐप का भी कोर्स नहीं लिया था शायद, केवल यूट्यूब से पढ़ के, तो साइंस तुमने कैसे कर पाया? साइंस में मैंने मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कंसेप्ट समझने में दिया था। मतलब डिटेल लेक्चर्स लिए थे, लॉन्ग लेक्चर्स लिए थे। पीडब्ल्यू के ही टीचर से पढ़ा था यूट्यूब पर ही। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी उसके लिए। तो मतलब लेक्चर कौन से, वन शॉट वाले? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहते हैं, वो लिए थे। वन शॉट नहीं लिए, बहुत कम लिए वन शॉट तो मैंने। अच्छा, उसके बाद उसके लेक्चर के बाद बाद? फिर प्रैक्टिस करी। मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी। ऐसा लगता था इसमें कम स्कोर रह रहा है या ये समझ नहीं आया, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया था। नोट्स बनाए थे लेक्चर देखकर? नोट्स बिल्कुल अच्छे। नोट्स सब बनाए थे? और शॉर्ट नोट्स बनाए थे? शॉर्ट नोट्स तो ज़्यादा नहीं बनाए। ज्यादा नहीं बना, मतलब लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए और हाँ। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की। तो साइंस में और कोई कमी ऐसी लगी जो फिर बाद में लगी और उसे कैसे दूर किया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मैंने मतलब रिवीजन पे मतलब टाइमली रिवीजन नहीं किया मैंने। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि रिवीजन तो जरूरी है। जरूर। अब बात करते हैं हम एसएसटी की। एसएसटी बड़ा ब्रॉड हाँ। सब्जेक्ट है, उसके अंदर चार चार सब्जेक्ट आते हैं। तुम्हारे मार्क्स भी उसमें 95 है।
तो एसएसटी की तैयारी कैसे की? एसएसटी को तो बस मैं यही कहूँगी कि एनसीईआरटी पे आप फोकस कीजिए। मतलब कोई और बुक लेने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी की जो थ्योरी रहती है उसको पढ़ो, बार बार रीड करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और बस एनसीईआरटी में लेक्चर वगैरह देखे? हाँ, लेक्चर वगैरह देखे थे। लेक्चर किसके देखे? लेक्चर मैंने कुणाल सर के देखे थे, पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू से। हाँ, तो पहले लेक्चर देखे, पहले एनसीईआरटी पहले पढ़े, लेक्चर फिर फिर एनसीईआरटी। हाँ। एनसीईआरटी पढ़े? नोट्स बनाए? नोट्स 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 तो लेक्चर, सबके बनाए थे, नोट्स तो सबके लेक्चर के साथ। लेक्चर के साथ, ठीक है। तो ऐसे एसएसटी मतलब, अब एनसीईआरटी से मुझे याद आया, अभी तुमने जो साइंस का बताया, तो साइंस की हाँ, एनसीईआरटी उसमें भी जरूरी रहता है। मतलब एनसीईआरटी तो हर सब्जेक्ट की मैंने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया है। फोकस किया था, पहले लेक्चर फिर एनसीईआरटी, है ना? अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जनरली बहुत ही मतलब कम मार्क्स आते हैं, पिछले जितने बैचेस रहे बहुत ही कम आए, तुम्हारे 98 मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश की भैया और इंग्लिश मुझे का ऐसा याद है कि अभी इस वही इंटरव्यू से पहले जो इंटरव्यू आ चुका है, यूट्यूब पे देखा होगा लोगों ने अंजलि का। तो अंजलि से एक बार मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे थे, तुमने मुझसे कहा था कि भैया मैं इंग्लिश के लिए क्या करूं, तो मैंने कहा था तुम एक बार अंजलि से सलाह लेना। मतलब मुझे पूरा ऐसा ध्यान है कि तुम्हें इंग्लिश में समस्या आई थी। तो इंग्लिश को तुमने कैसे किया? भैया इंग्लिश का मतलब जब मैंने रिजल्ट देखा ना और 98 मार्क्स देखे, तो मतलब मैं खुद एकदम सरप्राइज हो गई, क्योंकि इंग्लिश हमेशा से मेरा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। तो मैंने इस बार उसे टॉप 5 में भी इंक्लूड नहीं किया था कि ये अच्छा। टॉप 5 सब्जेक्ट में आएगा। तो सबसे कम टाइम स्पेंड उसमें किया है मैंने। बस ये था कि जितना भी उसमें स्पेंड किया वो प्रोडक्टिव रहा है। उसमें मैंने एक तो पहले डिटेल लेक्चर्स लिए थे, चांदनी मैम फ्रॉम मैग्नेट प्रिंस, और उसके बाद वही थ्योरी के लिए एनसीईआरटी, और ग्रामर सेक्शन के पहले टॉपिक समझे और फिर प्रैक्टिस। अच्छा, और नोट्स वगैरह बनाए? नहीं, उसमें ऐसे नोट्स वगैरह नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या किया? हाँ, वो आंसर्स वगैरह लिख लिए थे। मतलब मतलब जो शुरुआत में अनसीन पैसेजेस आते हैं उनको कैसे किया जाता है उसको? प्रैक्टिस की थी, वो अच्छा। सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस की थी। अच्छा, सैंपल पेपर, लेटर राइटिंग वगैरह? हाँ, वो पहले समझ लिए थे, हाँ। डिटेल लेक्चर टॉपिक ले लिया था, टॉपिक समझ लिया था, उसके बाद बस। अब लास्ट में इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट जनरली पढ़ते हैं उनकी हिंदी की बड़ी समस्या रहती है, तो हिंदी को कैसे अच्छा किया, या पहले हिंदी से भी अच्छी? वैसे यही इंग्लिश के ही जैसा, मतलब अच्छा। ग्रामर थ्योरेटिकल सेक्शन के लिए तो वही एनसीईआरटी पे ही किया था मैंने, और फिर ग्रामर के लिए वो प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ। अच्छा। अब अगला क्वेश्चन आता है गुंजन, एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है, पढ़ते तो सब जाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती गई, रिवीजन की क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और रिवीजन तुमने कैसे किया? रिवीजन देखो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने तो फिर कुछ है ही नहीं, मतलब वही रिवाइज करो। और एनसीईआरटी के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं, जैसे जब अपन रीड करते हैं एनसीईआरटी, तो जो भी इम्पोर्टेंट लाइन लगे या टॉपिक पूरा टॉपिक लगे तो उसको मार्क कर लो, और फिर जब रिवाइज करना है तो वही वही पढ़ लो। और जो नोट्स बताए हैं, तो वो नोट्स तो काफी लेंदी नहीं हो जाते होंगे, फिर उन्हें रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आती? शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उसके लिए, जैसे जो लग रहा है इस चैप्टर बहुत लेंदी नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो उनसे रिवीजन कर सकते हैं। तो बाकी मतलब हर सब्जेक्ट में यही स्ट्रेटजी रहेगी रिवीजन की? हाँ, हाँ। हाँ। अब साल भर बीच में जो तुमने बताया हाफ ईयरली तक अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, कई बार ऐसा भी हुआ होगा मेहनत भी बहुत करी तब भी मार्क्स नहीं आते होंगे, बहुत होता है। डिमोटिवेशन भी आता होगा, तो डिमोटिवेशन को कैसे डील किया? मुझे मतलब मोटिवेशन की ना तो मेरे को कमी बिल्कुल नहीं लगी। आप तो थे ही, और मतलब मेरा फ्रेंड्स का मतलब काफी अच्छे दोस्त रहे, तो वो भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, घर पर भी सब लोग, तो तो वो एक तो कम। फ्रेंड सर्कल का बहुत हाँ, तुम्हारा बहुत बताया ज्यादा, जाता है, अंजलि बहुत आर्या ज्यादा। ने भी बताया ही था कि बहुत ज्यादा मतलब दोस्तों का बहुत अच्छा, तो अच्छे दोस्त होना मैं कहूंगा एक बहुत उनका भी बहुत ज्यादा बहुत सपोर्ट रहा ज्यादा है हर सपोर्ट। चीज में। तो डिमोटिवेशन कभी भी होता था तो वो हाँ, दोस्तों से, बिल्कुल सही बात। अब एग्जाम प्रेशर एक बड़ा इशू होता है, मतलब बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, घर पे उन्हें सब कुछ आता है, अगर भी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल बहुत इजीली सॉल्व करने कर लेते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एग्जाम हॉल में उनसे फिर बनता ही नहीं, दिमाग ही चलना बंद हो जाता, तो उस एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए? एग्जाम प्रेशर तो भैया मतलब तब ज्यादा होता है जब आपकी प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट ना हो, जब थोड़ा बहुत कुछ रह जाए। अगर आपकी एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन है तो फिर इतना प्रेशर भी नहीं रहता, मतलब और नहीं। प्रैक्टिस करते करते भी ये फिर कम होने लगता है। जैसे हाँ। पहली बार में ज्यादा लगता है, और फिर बार बार प्रैक्टिस करो किसी चीज की, तो फिर वो
सही रहता है। तो मतलब मल्टीपल अगर टेस्ट जैसे देते रहें हाँ अपन, बार बार टेस्ट देते रहें, तो उससे धीरे हाँ धीरे बहुत कम। डाउन होता रहेगा। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत लगता था, लेकिन फिर बार बार प्रैक्टिस करते करते टेस्ट पेपर वगैरह दिए। मैं भी मतलब यही कहना चाहूंगा कि मतलब अगर जिन्हें एग्जाम प्रेशर की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उन्हें मल्टीपल टेस्ट देते रहना चाहिए। मॉक टेस्ट है, बार बार जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे ना, उतनी आपका एग्जाम प्रेशर बिल्कुल आपको नहीं रहेगा। एग्जाम भी आपको ऐसे लगेगा कि इतने सारे टेस्ट दे चुके हैं तो अब क्या ही एग्जाम है, तो ये ऐसा होता। अब मैं व्यूअर्स को बता दूं कि गुंजन की बहुत सारी हॉबीज भी हैं, स्केच बनाना, पेंटिंग बनाना, और सिंगिंग, और गाने क्या क्या बहुत सारी हॉबीज हैं। तो गुंजन, ये 10th में हॉबीज पे स्टॉप लग गया था या फिर बहुत ये ज्यादा, बहुत स्टॉप ही लग ज्यादा, गया था? बिल्कुल स्टॉप मतलब सही था। मतलब स्टार्टिंग में तो फिर भी किया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे तो बिल्कुल बंद हो गया था। वो भी हाँ बहुत बेकार सा लगता था। मतलब मेरे को जितना इंटरेस्ट पढ़ाई में, उतना ही और सब चीजों में भी है। हाँ, तो ये इन्हें ध्यान देना चाहिए उन लोगों को जिन्हें बाकी चीजों में पढ़ाई के अलावा इंटरेस्ट है। तो जब पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है तो उस टाइम पे हमें अपनी, भले ही हमें उन जिन चीजों में इंटरेस्ट है उन पे थोड़ा स्टॉप लगा देना चाहिए। हमें प्रायोरिटी सेट करना चाहिए कि अभी क्या ज्यादा जरूरी है। जो चीज ज्यादा जरूरी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी और चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें पसंद है, हमें करना अच्छा लगता है, लेकिन समय समय पर उन पर विराम लगाकर जरूरी चीजों को करना चाहिए, मतलब ऐसा। मेरा ना स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं कोई भी काम करूं तो ऐसे करूं कि उसमें परफेक्शन आए। मतलब इट डजेंट मैटर कि हर चीज में मास्टरी करूं, लेकिन परफेक्शन आए तो सही लगता है। हाँ, बहुत अच्छी। हम्म, और कोई परेशानी जो 10th क्लास में आई थी और जिसे तुमने डील किया हो, कुछ यस। ऐसा याद हो? हाँ मतलब सोशल मीडिया तो वो तो रहता ही है हमेशा। तो तो वो, मतलब सोशल मीडिया चलाने की मतलब हाँ आदत थी, बहुत ज्यादा। तो फिर उसे कैसे डील किया? उसे वही, एक तो सोशल मीडिया फास्ट रहता था आपका, तो हाँ, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और तो फिर धीरे धीरे खुद को समझ आया कि नहीं, ये नहीं करना। सोशल मीडिया फास्ट बता रहे हैं। सोशल मीडिया फास्ट है मतलब जैसे हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, ऐसे हमें सोशल मीडिया फास्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ चक्रपाणी संस्थान में हम कराते हैं। तो उससे क्या है, उतने फिक्स समय के लिए बच्चे सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं, तो उससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ हो पाता है। तो गुंजन, अब कुछ 10th की पूरी तैयारी के दौरान कुछ ऐसा तुमने लगा होगा कि तुमने गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं? तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो तुमने गलतियां की? पहला तो मैंने रिवीजन नहीं किया था, वो सबसे बड़ी गलती थी वो। और दूसरा, मतलब मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ मैं बोलूँगी ऐसा नहीं करना चाहिए कि टेस्ट वगैरह बिल्कुल मिस नहीं करो। पेपर है, टेस्ट है, इन सबको सिंसियरली दो, क्योंकि इनसे एक तो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है, साथ में रिवीजन भी हो जाता है, और सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिलता है। तो जो टेस्ट होते थे उन टेस्ट पेपर का एनालिसिस भी करती थी फिर बाद हाँ में? वो तो जरूरी है ही। हाँ। उससे पता पड़ता है कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो भी हाँ, जरूरी ये जरूर करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि टेस्ट देने के बाद उस बस पेपर को अलग फेंक देते हैं। है। उससे क्या होता है कि वो टेस्ट पेपर की में क्या आप किस तरह की आप गलतियां कर रहे हैं वो उस पकड़ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए आपको टेस्ट पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अब गुंजन, 10th क्लास है, पहला बोर्ड एग्जाम है, मतलब पहला, सबसे पहली बार जाते हैं, तो पहले ही दिन जब गए थे, पहला पेपर ही मैथ का था, हाँ। उसमें ही 100 में से 100 नंबर ले आई तुम। तो पहला जो मैथ का पेपर था उसमें जाते समय कैसा लग रहा था, कितना प्रेशर फील हुआ था? हम्म, थोड़ा तो डर लग रहा था, लेकिन मतलब इतनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाती थी, तो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहा था कि हाँ बहुत कुछ मतलब वो करा है। और मतलब स्टार्टिंग में ना सब बहुत बोलते हैं कि अब आपकी 10th है, बोर्ड्स में हो, अब आप बहुत टफ पेपर आता है। तो ये सब तो कुछ नहीं है। मतलब पेपर देने के बाद समझ आ रहा था कि ऐसा भी कुछ टफ नहीं होता। अगर पढ़ा है अच्छे से तो फिर सब उसी के अंडर आएगा। गैप डेज में गुंजन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? गैप जो बीच में पेपर में गैप मिलता है उस समय किस तरह हमें पढ़ाई करनी चाहिए? उस समय मतलब एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना चाहिए। मतलब वो सोचते हैं कि 2 दिन का टाइम है, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करने का ट्राई करो, कि वो सब रिवाइज अच्छे से हो जाए। जितना पढ़ा है उतना रहे। ये हाँ। बहुत जरूरी चीज है कि हमें गैप डेज में कुछ नया या कुछ अलग हम्म। मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ने की कोशिश ना करके जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गुंजन, जैसे क्या कहा जाता है कि जिस दिन पेपर है उससे कुछ एक दिन पहले थोड़ी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ किया था क्या?
हाँ, मैथ्स में तो मतलब लास्ट में आते आते एकदम बंद से ही हो गई थी पढ़ाई। मैंने तो तो करवाई नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ कर ही नहीं रहे, अब क्या है मतलब। तब तो बिल्कुल ही नहीं किया था। और गुंजन, टाइम टेबल का थोड़ा रहता है कि कुछ लोग रात को बहुत देर तक पढ़ते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तुम्हारा क्या? रात में पढ़ती हूँ। रात में देर तक? हाँ, मतलब मेरा ना पूरे ये 10th की जर्नी में सोने में बहुत परेशान हुई हूँ मैं, बहुत नींद आती है मेरे को। मतलब मैं जब भी सोचती थी ये इतना पार्ट मैं सुबह उठ के कर लूंगी, तो वो मेरा हो ही नहीं पाता था कभी। तो मैंने नाइट स्टडी प्रेफर अच्छा, तो की। हाँ। रात को ही तुमने पढ़ना पसंद किया। ये जरूरी है। देखो, गुंजन ने बताया कि उसे सोना बहुत पसंद है। वो बहुत बहुतों को रहता, तब भी इतनी अच्छी परसेंट कब लाई कि उस नींद का त्याग करना पड़ता है, तब आप कर पाते हैं। बहुत। तो टाइम टेबल जनरली रोज का बनाती थी या फिर ऐसा पूरा इकट्ठा महीने भर का, या कैसा, किस तरह का टाइम टेबल रहता था? वो तो वही डेली हो जाता था, जैसे आज कुछ काम है तो थोड़ा सा कम कर लिया, एकदम फ्री रहते थे तो थोड़ा ज्यादा कर लेते थे। वो डेली का वही डे के ऐसा हिसाब से रहता हो जाता था, था। इस तरह का मतलब डेली। पिछले इंटरव्यूज में भी आपने देखा ही है कि हमें डेली के गोल सेट करने चाहिए, और डेली गोल आप अचीव करते जाएंगे तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा, तो आप और आगे अच्छे करते जाएंगे। गुंजन, एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है जनरली कि उन्होंने पढ़ाई सब अच्छी कर ली, जब पे एग्जाम देने जाते हैं तो वे टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, मतलब पेपर में छूट जाता है। वो कहते हैं उन्हें आ तो रहा था पूरा, लेकिन वे टाइम कम पड़ गया और कॉपी छीन ली और वे कर नहीं पाए। तो इसको कैसे किया जा सकता है? भैया मतलब स्टार्टिंग में ना मेरे साथ भी ये बहुत प्रॉब्लम रही थी। और फिर धीरे धीरे मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी उतना अच्छे से फिर टाइम मैनेज होने लगा। आपने एफएलटी लिए थे जो, उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिली। मतलब एकदम बोर्ड एग्जाम की तरह वो एक्सपीरियंस आ चुका था हाँ, उससे। तो मतलब मॉक टेस्ट का एफएलटी मतलब हाँ। फुल लेंथ टेस्ट जितने हम देते हैं, और जितने मॉक टेस्ट की तरह एक एनवायरनमेंट में देते हैं, उतना ज्यादा हमारा होता जाता है। तो हमें कभी भी स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, कहीं भी कोचिंग्स में टेस्ट वगैरह होते हैं, उन्हें कभी मिस नहीं करना चाहिए। उसका बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एक स्किल होती है आंसर राइटिंग की। बहुत लोगों को चीज आती है, मतलब एसएसटी में जो पूछा जा रहा है वे जानते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या है, इंग्लिश में जो पूछा जा रहा है उन्हें पता है, लेकिन वे उसे लिख नहीं पाते, आंसर वो फ्रेम नहीं कर पाते कि कैसे करना चाहिए। तो ये राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इसके लिए ना मतलब मैंने क्या किया, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा किया था। मतलब 2 से 3 बार रीडिंग तो मिनिमम हो ही गई थी हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर की। तो उससे वो जो एनसीईआरटी की लाइंस थी ना वो एकदम से ध्यान में रहती थी। तो काफी अच्छे आंसर उससे आ जाते थे। और जो सीबीएसई के एग्जाम्स रहते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, तो नंबर भी काफी सही उससे मिलते हैं। ये बिल्कुल सेम जो गुंजन ने आंसर किया, बिल्कुल पिछले इंटरव्यू में आप देखोगे, बिल्कुल सेम आंसर। आंसर फ्रेमिंग का तरीका ही यही है। आप जितनी बार एनसीईआरटी रीड करेंगे, बार बार मल्टीपल टाइम आप जितनी बार रीड करेंगे, आपकी आंसर फ्रेमिंग उतनी ही अच्छी होती है। और इसका कोई तरीका नहीं, आप सोचो कि आप एक बार पढ़ लो फिर आप मन से बनाने लग जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बाद में जितनी ज्यादा बार आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, उतना अच्छा आंसर फ्रेम आप कर पाएंगे। अब गुंजन, एंड में जो 10th क्लास में अभी बच्चे हैं, वे भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी अच्छी परसेंट लाएं। 8th 9th वाले जूनियर्स भी काफी देखते हैं, तो उनके लिए तुम्हारा एंड में क्या मैसेज रहेगा? मैं भैया बस यही एक ही चीज बोलना चाहूंगी, एक ही वर्ड बोलना चाहूंगी, जो है कंसिस्टेंसी। मतलब रेगुलरिटी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कुछ भी अच्छा अचीव करने का। मतलब जरूरी नहीं है ये सिर्फ एकेडमिक फील्ड में ही काम भी है। कोई भी फील्ड हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो एट द एंड अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो जैसा गुंजन ने बताया कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, फिर एक दिन 2 घंटे ही पढ़ा, फिर एक दिन पढ़ा ही नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी। लगातार भले ही आप 4 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ाई ही रिजल्ट लेकर आ सकती है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। तो आप भी अगर 10th में हैं, 8th में, 9th में, या जो भी क्लास में हैं, आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हम और भी आगे इसी तरह के इंटरव्यूज लाते रहेंगे। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।